Hey everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रो पीसीएस के इस नए वीडियो में और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है यदि आप भी एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है ऑन 22nd नवंबर 2026 एज पर द ऑफिशियल एमपीपीएससी नोटिफिकेशन। तो यदि आप साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी विषय की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस सीरीज के बारे में देना चाहूंगी। यदि आप प्रो पीसीएस चैनल के अंदर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, आप सीरीज का नाम थंबनेल में भी आपने देखा ही होगा। सीरीज का नाम है प्रज्ञान सीरीज और प्रज्ञान सीरीज के अंडर जो एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर 2026 बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसका जो पार्ट बी है उसकी पूरे सिलेबस की तैयारी प्रो पीसीएस चैनल के माध्यम से हम यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लास 14 है। अभी तक पिछली 13 क्लासेस में हमने यूनिट 1 को कवर किया है। क्लास 13 में हमने ओवरव्यू ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ल्यूकोसाइट्स, स्पोर्स एंड पॉलेंस पढ़ा था और आज की क्लास में हम उस पर ही बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि हम पहले थ्योरी कवर करते हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं सेम थ्योरी टॉपिक्स के। तो उसी सीरीज के अकॉर्डिंग दिस इज क्लास 14 वेर इन वी आर गोइंग टू कवर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन द ओवरव्यू ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ल्यूकोसाइट्स, spores and pollens. Okay, बट माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू ऑल, अगर आप पहली बार भी कोई वीडियो देख रहे हैं ना तो प्लीज डोंट जंप इनटू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आप पहले साइंटिफिक ऑफिसर प्लेलिस्ट जो कि अटैच्ड है इस वीडियो के साथ उस पर जाकर आप प्लीज पहले जो प्रीवियस 13 क्लासेस है वो देख लीजिए और जब वो देख लें उसके बाद क्लास 14 पर आइए। या सारी क्लासेस एक साथ देखने का आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज पहले क्लास 13 देखिए उसके बाद ही क्लास 14 पर आइए। ठीक है, इसके साथ साथ आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझसे नोट्स की डिमांड की थी, तो ये यूनिट 1 फॉरेंसिक बायोलॉजी साइंटिफिक ऑफिसर के नोट का सैंपल है। नोट्स 8 पेज के नहीं है लेकिन ये कंटेंट मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये सिर्फ सैंपल पीडीएफ है नोट्स का। ठीक है, तो मैंने आप सभी से पूछ कर ही इसका प्राइस 100 रुपीज फिक्स किया है। जो लोग भी ये नोट्स लेना चाहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था और बहुत सारे लोगों को क्वेरी हुई थी कि मैम ये कैसे परचेज करना है, तो अभी भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, जो प्रोपीसीएस चैनल का ग्रुप है आप ग्रुप में कोई भी टेक्स्ट नहीं भेज सकते लेकिन आप पर्सनल डीएम कीजिए। प्रोपीसीएस जो ओनर अकाउंट है उसमें आप डीएम कीजिए। आपको सिर्फ इतना लिखना है यूनिट 1 नोट्स। ओके, ऑलराइट। और जैसे यूनिट 1 नोट्स लिखेंगे आपका जो डिमांड है वो हम तक पहुंच जाएगा और फिर हम आपको ई पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। आपको क्यूआर कोड के माध्यम से 100 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा और 100 रुपीज का पेमेंट करके आपको जो यूनिट 1 के नोट्स है वो मिल जाएंगे। एंड दिस इज नॉट अ कंपल्शन। बहुत सारे लोग थे जिनको नोट्स चाहिए थे तो नोट्स अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। अगर आप चाहें, आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो देन देयर इज नो कंपल्शन कि नहीं आपको नोट्स लेने ही है। ठीक है, यदि आपके पास सफिशिएंट नोट्स है वेल एंड गुड, नहीं है तो आप हेल्प ले सकते हैं। ओके, ऑलराइट। पूरा यूनिट 1 इसमें हमने कवर किया है 5 चैप्टर्स के अंडर। ठीक है, सारी चीजें हैं 5 चैप्टर्स के अंदर। आप जैसे यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट में भी देख सकते हैं और लगभग 60-70 पेजेस का ये पीडीएफ है। ओके, ऑलराइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के साथ। सो प्लीज ब्रिंग डाउन योर नोटबुक्स एंड अ पेन, तो आप जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको लगते हैं वो आप नोट करते जाएं हमारे साथ यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यदि आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है ना तो पहले प्रीवियस क्लास जाके देखिए, क्योंकि जब प्रीवियस क्लास देखेंगे ना उसके बाद ही आज की क्लास में हम जो भी पढ़ेंगे वो आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये हो क्या रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। Which component of the sperm contains enzymes responsible for penetration of the zona pellucida? Okay, तो देखिए आपको पता है कि ओवम में पेनिट्रेट जो एग सेल है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, तो जो एग सेल है उसमें पेनिट्रेट करने के लिए स्पर्म को एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब ये जो लेयर है जोना पेल्यूसिडा वो आपके ओवम की ही लेयर है, एग की लेयर है, राइट। तो आपके स्पर्म में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जिसके पास एंजाइम है जिसकी वजह से जो जो जोना पेल्यूसिडा लेयर है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की वो पेनिट्रेट हो जाती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्पेसिफिकली द फीमेल गैमीट एग। ओके, तो एग की लेयर जोना पेल्यूसिडा को पेनिट्रेट करने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जो स्पर्म में होता है, लेकिन वो स्पर्म के किस पार्ट में होता है ये पूछा गया है। ओके, सो आपको याद होगा कल हम बार बार पढ़ रहे थे हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। एंजाइम कौन सा होता है सबसे पहले ये भी लिख लीजिए। ओके,
हाइल यूरोनिडेज एंजाइम जो है, ये जो एंजाइम है, इसकी वजह से ही जो स्पर्म है वो पेनिट्रेट कर पाता है जोना पेल्यूसिडा लेयर को। बट ये एंजाइम कहाँ पर होता है? कल हमने जो प्रीवियस क्लासेस में हमने इसको बहुत अच्छे से समझा था। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, हेड, मिडिल पीस, एक्रोसोम और नेक। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर? जल्दी से मुझे बताइए। सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज गोइंग टू बी द एक्रोसोम। अच्छा, आप जल्दी से बताइए, सोचिए कि आपके दिमाग में स्ट्रक्चर आ रहा है स्पर्म का। हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि भाई हेड होगा, मिडिल पीस रीजन होगा और उसके बाद टेल, जिसको हम फ्लैजिला भी कहते हैं, कह सकते हैं, राइट। तो एक्रोसोम क्या होता है? आपका जो हेड है उसके ऊपर एक कवर जैसा होता है, राइट। कैप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है आपके स्पर्म हेड पे, एंटीरियर पोजीशन पे स्पर्म हेड के, उसको ये मैक्रोसोम कहते हैं। तो एक्रोसोम में ही ये जो हाई यूरोनिडेज एंजाइम है ये प्रेजेंट रहता है, और इसी एंजाइम की मदद से जो आपका स्पर्म है वो जोना पेल्यूसिडा लेयर ऑफ फीमेल गैमीट को पेनिट्रेट कर पाता है। ओके, सो दैट वाज अबाउट इट एंड द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी एक्रोसोम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। व्हिच पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजोन कंटेन्स द माइटोकॉन्ड्रियल शीथ रिस्पॉन्सिबल फॉर एटीपी प्रोडक्शन? अब आपसे पूछ लिया है कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो बहुत इजी है, मैंने आपको ट्रिक से भी याद कराया था, इसको तो आपको सेकंड थॉट देने की जरूरत ही नहीं है ना। हमने याद किया था एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, एम फॉर मिडिल पीस, बस इतना ही तो है, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मिडिल पीस में होता है स्पर्म के, ठीक है, याद रखेंगे। और क्यों जरूरी है क्वेश्चन, कई बार कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये तो हमको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया मिड पीस रीजन में होता है स्पर्म के, बट द क्वेश्चन इज कि होता क्यों है माइटोकॉन्ड्रिया, होता क्यों है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? एटीपी, ठीक है। एटीपी इज नथिंग बट एनर्जी करेंसी ऑफ योर बॉडी, है ना। तो आपकी बॉडी की एनर्जी करेंसी है एटीपी, और एनर्जी किस लिए जरूरी होती है? क्योंकि स्पर्म को करना है मूवमेंट, राइट। तो मूवमेंट के लिए एनर्जी की आवश्यकता है, और एनर्जी आएगी एटीपी एनर्जी करेंसी, और वो बनेगी माइटोकॉन्ड्रिया से, और माइटोकॉन्ड्रिया होता है मिडिल पीस में। क्या हमको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई? इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ठीक है। सो दैट इज अबाउट दी माइटोकॉन्ड्रियल शीथ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेनिंग टेक्निक इज मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड इन फॉरेंसिक लेबोरेटरीज फॉर द माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ? अगर आपको स्पर्मेटोजोआ का माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन करना है तो कौन सी स्टेनिंग टेक्निक जो है वो फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में यूज होती है? ये हमने पढ़ा था कल, अगर आपको याद हो, हमने स्टेन्स पढ़े थे कि माइक्रोस्कोपी में कौन सी जो टेक्निक्स है, स्टेनिंग टेक्निक्स, वो यूज होती हैं, ठीक है। और उसमें से एक आपके ऑप्शन में है, ग्राम स्टेन होता है क्या, क्रिसमस ट्री स्टेन होता है, या जील नील्सन स्टेन होता है, या जिम्सा स्टेन होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शंस है, और इसमें से जो सबसे करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो होगा आपका क्रिसमस ट्री स्टेन। ओके, ऑलराइट। तो जब भी सेक्सुअल असॉल्ट वाले केसेस होते हैं, जनरली फॉरेंसिक लेबोरेटरीज की अगर हम बात करते हैं, तो सेक्सुअल असॉल्ट वाले जो केसेस होते हैं ना, ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट वाले असॉल्ट केसेस जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेट होते हैं फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में। बायोलॉजिकल एविडेंसेस जो हैं वो चेक करते हैं, उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर सस्पेक्ट जो है वो देखा जाता है कि वो कल्प्रिट है भी या नहीं, ठीक है। ओके, तो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म सेल की डिटेक्शन के लिए कहाँ पर? सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में हमको स्टेन्स की आवश्यकता पड़ती है, फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में स्टेन्स की आवश्यकता पड़ती है। और उस स्टेन का नाम क्या है जिस स्टेन की आवश्यकता पड़ती है, या जिस स्टेन का उपयोग कर कर आप जो आपके स्पर्मेटोजोआ हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सो द नेम ऑफ द स्टेन इज क्रिसमस ट्री स्टेन। ओके, ऑलराइट, क्रिसमस ट्री स्टेन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट डिफरेंशिएट्स इनटू मैक्रोफेजेस आफ्टर एंटरिंग बॉडी टिश्यूज? ओके, अब एक बात ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भाई कौन से ऐसे ल्यूकोसाइट्स हैं जो डिफरेंशिएट हो जाते हैं और डिफरेंशिएशन के बाद मैक्रोफेज बन जाते हैं। अब मैक्रोफेज का काम आपको पता है क्या है? जो भी पैथोजेनिक एक्टिविटी होगी, जो पैथोजेनिक सेल्स जो होंगी, ठीक है, इनको ये क्या करेगा? इनको किल करेगा,
ओके जो भी सब्सटेंस ये रिलीज करेंगे पैथोजेनिक सेल, उनको एलिमिनेट करने का काम करेगा। इवन जो आपके कैंसर सेल्स हो जाते हैं उनको भी एलिमिनेट करने में ये मैक्रोफेज जो है हेल्प करता है, राइट। तो इनमें से कौन सी ऐसी ल्यूकोसाइट है या कौन सी ऐसी डब्ल्यूबीसी है जो मैक्रोफेज बनाती है, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। ओके ऑलराइट, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक हिंट दे सकती हूँ। हमने पढ़ा था ग्रैन्युलेटेड ल्यूकोसाइट्स और ए ग्रैन्युलेटेड, राइट। ग्रैन्यूल साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल प्रेजेंट होता है तो ग्रैन्युलेट, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो ए ग्रैन्युलेटेड। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए ग्रैन्युलेट ल्यूकोसाइट। तो क्या है भाई यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका, इट इज गोइंग टू बी मोनोसाइट। ये याद रख लीजिए क्योंकि बहुत बहुत बार ये पूछा गया है। तो ये लार्जेस्ट सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट ग्रुप है, याद रखेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस इज लार्जेस्ट सर्कुलेटिंग, this is largest circulating leukocyte। ओके ऑलराइट, लार्जेस्ट सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट ग्रुप कौन सा है आपका, मोनोसाइट ग्रुप, याद रखिएगा। एंड ये डिफरेंशिएट होके बना लेता है मैक्रोफेजेस, जिनको आप स्पेशलाइज्ड टिश्यू फेगोसाइट्स भी कहते हो। ओके जैसे कि आपके लिवर में जो कफर सेल्स होते हैं उनको कह सकते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, जब भी कोई भी पैथोजन आपका आएगा आपकी बॉडी में और वो किसी भी प्रकार का अगर सब्सटेंस रिलीज कर रहा है तो उसको डील करेगा, कैंसर सेल्स को किल करता है, फेगोसाइटोसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है बॉडी का उसके इनिशिएशन में मदद करता है मैक्रोफेज, so बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मोनोसाइट जो है, मोनोसाइट ही डिफरेंशिएट होके मैक्रोफेजेस बनाते हैं, ये बनते हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ल्यूकोसाइट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल for production of antibodies during the adaptive immune response। अभी हमने बात की थी कि कौन से ऐसे आपके ल्यूकोसाइट्स हैं जो कि एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को के प्रोडक्शन के दौरान प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमारे पास न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है और बेसोफिल है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है हमको, ठीक है। बी लिम्फोसाइट्स जो है उनको हम बी सेल्स भी कहते हैं। आप ऐसे भी कभी कभी कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो बी सेल्स भी होते कहते हैं, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे ल्यूकोसाइट हैं जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए ड्यूरिंग द एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। देखिए एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है उसके, आप अनुकूली प्रतिरक्षा जिसको कहते हैं, उसके इनिशिएशन में कौन मदद करता है, मोनोसाइट। याद रखिएगा कि जो मोनोसाइट है वो एंटी आपके एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करने का काम करता है, मोनोसाइट फेगोसाइटोसिस में हेल्प करता है, राइट। एडेप्टिव इम्यूनिटी को, एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा हुआ है मैंने कि विच ल्यूकोसाइट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जब एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा आपका बी लिम्फोसाइट। समझ में आया, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी लिम्फोसाइट। ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और आपको एक लॉन्ग टर्म इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं, बॉडी को लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। Which of the following leukocyte is the most abundant in the peripheral blood of a healthy adult? Okay, देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि जो परिधीय रक्त होता है, पेरीफेरी का मतलब बाउंड्री होता है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। तो आपकी बॉडी का जो पेरिफेरल ब्लड सिस्टम है कह सकते हैं आप, या पेरिफेरल जो ब्लड है एक हेल्दी एडल्ट का, उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी ल्यूकोसाइट जो है वो पाई जाती है। स्वस्थ वयस्क के परिधीय रक्त में निम्नलिखित में से कौन सी श्वेत रक्त कोशिका सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और हमारे पास ऑप्शन है इजिनोफिल्स, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। सबसे ज्यादा मात्रा में, हमने ये पढ़ा है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब इसमें जो करेक्ट आंसर है ना, इट इज अबाउट 60 to 70% ऑफ द टोटल सर्क्यूलेटिंग ल्यूकोसाइट। 60 to 70% of total circulating ल्यूकोसाइट,
ठीक है, टोटल सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट का 60-70% ये है जो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। बताइए क्या हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा क्या, इजनोफिल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल या बेसोफिल। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा न्यूट्रोफिल। हमने कल पढ़ा था कि 60-70% होता है, मल्टी लोब्ड होता है, याद है कि नहीं आपको। एंड सबसे फ्रंट रिस्पॉन्डर्स होते हैं, ये हमने पढ़ा था। फ्रंट रिस्पॉन्डर्स है इसलिए पेरिफेरल ब्लड सिस्टम में मिलेंगे, राइट। सो न्यूट्रोफिल इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं विद द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। द प्रोसेस बाय विच ल्यूकोसाइट्स माइग्रेट through the wall of blood vessels into surrounding tissues is known as। वह प्रक्रिया जिसमें श्वेत रक्त कोशिकाएं रक्त वहिका यानी ब्लड वेसल्स की दीवार को पार करके टिश्यूज यानी ऊतकों में प्रवेश करते हैं, क्या प्रक्रिया कहलाती है। ये भी हमने बहुत अच्छे से कल मैंने आपको समझाया था जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे ना। तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे थे उस वक्त हमने इसको बहुत ध्यान से पढ़ा था, राइट। दैट द प्रोसेस बाय विच ल्यूकोसाइट माइग्रेट थ्रू द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, उसको क्या कहते हैं। तो हमने पढ़ा था कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। चार ऑप्शंस है, कीमोटैक्सिस, डायपेटिसिस, फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस। बताइए क्या ऑप्शन होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा ना तो इसका आंसर आप गलत लगा के आएंगे। आई एम 100% श्योर अगर आपको ये नहीं पता होगा तो 100% स्टूडेंट्स ब्लाइंडली फेगोसाइटोसिस पे क्लिक करके करेक्ट आंसर आ जाएंगे, बिलीव मी। ठीक है, बट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा डायपेटिसिस। हमने कल पढ़ा था कि उस प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के अंतर्गत या जिस प्रोसेस के थ्रू आपके जो WBCs हैं दे लीव द ब्लड कैपिलरीज और द वेजल्स एंड दे गेट इनटू द सराउंडिंग टिश्यूज, उसको हम डायपेटिसिस कहते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी इन्फ्लेमेशन भी होता है। ये हमने देखा पढ़ा था, राइट। सो कीमोटैक्सिस की थ्रू इन्फ्लेमेशन होता है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, ऑलराइट। और याद यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है कि जो प्रक्रिया है वो डायपेटिसिस है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ल्यूकोसाइट कंटेन्स abundant histamine and heparin granules and plays an important role in allergic reactions। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है और मैंने ये बार बार आपको बताया था कल। ठीक है, देखिए एक बात समझ लीजिए कि ये बहुत कम मात्रा में सर्कुलेट होते हैं। टोटल सर्कुलेटिंग ल्यूकोसाइट्स की अगर आप बात करते हैं ना तो 1% या 1% से भी कम, 1% भी ज्यादा है, इतना परसेंटेज में ये आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो होगा। ठीक है, अब हेपरिन जो क्या है सबसे पहले समझ लीजिए। हेपरिन एक एंटी कोगुलेंट है, याद रखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेपरिन क्या है, एक एंटी कोगुलेंट है, कोगुलेशन को प्रिवेंट करने वाला है ना, एंटी कोगुलेंट। सॉरी हिस्टामिन, हेपरिन आपका। ठीक है, नॉट दिस वन। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन से ऐसे ल्यूकोसाइट है जिसमें हेपरिन, ग्रैन्यूल्स, हिस्टामिन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एलर्जिक रिएक्शंस में। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इजोनोफिल या मोनोसाइट, इसमें से क्या करेक्ट आंसर है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऑलराइट। देखिए सिंपल बात समझिए यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो एक्चुअली में है बेसोफिल। ठीक है, ऑलराइट। बेसोफिल जो होते हैं ये सबसे ज्यादा कम मात्रा में पाए जाते हैं आपके सर्कुलेटिंग सिस्टम में, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, इनके पास क्या होता है, हमने साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स की बात की थी, तो इनके जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में हिस्टामिन और हेपरिन ग्रैन्यूल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अब हिस्टामिन क्या करता है, वस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ाता है। अब वस्कुलर परमिएबिलिटी बढ़ेगी, परमिएबिलिटी इज अलाउंस ऑफ द मूवमेंट, आप ऐसे समझ लीजिए है ना। मूवमेंट ज्यादा हो, परमिएबल का मतलब क्या होता है, मूवमेंट अलाउ करने वाला। ठीक है, परमिएबल अगर आप देखो, सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है कि सारी चीजों को हर एक सब्सटेंस का मूवमेंट अलाउ नहीं करना, सिलेक्टिव मूवमेंट अलाउ करना। परमिएबिलिटी अगर होगी कहीं पर तो मूवमेंट इजी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, हिस्टामिन जो रहता है, हिस्टामिन परमिएबिलिटी को बढ़ाता है। जब परमिएबिलिटी बढ़ जाती है तो वेजोडाइलेशन होता है। अब वेजोडाइलेशन क्या होता है इसको बहुत डेप्थ में अपन को अलग से पढ़ना पड़ेगा, अभी हम उस पे नहीं जाएंगे। हमारे ओवरव्यू ऑफ ल्यूकोसाइट्स के एस्पेक्ट से जो सिलेबस का पार्ट है हम उस पर अगर आ जाते हैं तो आपको ये याद रखना है कि ल्यूकोसाइट जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में हिस्टामिन एंड हेपरिन ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं और ये एलर्जिक रिएक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वो है आपका बेसोफिल और ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में लेस देन 1% होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं with the next question। the outer wall exine, अब हम pollen grain पर आ गए हैं। ठीक है, so the outer wall exine of a pollen grain
is mainly composed of which highly resistant biopolymar. बायोपॉलीमर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा बहुत हाईली रेजिस्टेंट बायोपॉलीमर जो है वो एग्जाइन में होता है, विच इज द एक्सटर्नल लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन. हमने पढ़ा था एग्जाइन, पढ़ा था इंटाइन, पढ़ा था इनर लेयर इंटाइन होती है, ठीक है. फिर जर्म पोर्स भी होते हैं, ये भी हमने पढ़ा था. तो आपसे पूछा जा रहा है कि एग्जाइन में क्या कौन सा ऐसा बायोपॉलीमर होता है जो हाईली रेजिस्टेंट है. क्या सेल्यूलोज होता है, क्या काइटिन होता है, क्या स्पोरोपोलेनिन होता है, या पेक्टिन होता है. तो हमने कल बहुत अच्छे से सीखा था कि मैम ये स्पोरोपोलेनिन होता है, द हार्डेस्ट मटेरियल, राइट. और इसी की वजह से जो पोलन ग्रेन्स है वो बहुत लंबे समय के लिए डोर्मेंट अवस्था में रह सकते हैं. इसलिए क्राइम सीन रिक्रिएशन में हमको ये बहुत मदद करते हैं, ठीक है. हमको किसी जगह की क्लाइमेटिक, क्योंकि पोलन ग्रेन अगर है तो डेफिनेटली ट्री से एसोसिएटेड है, ओके. और जहां पर उस पर्टिकुलर ट्री का अधिक मात्रा में वेजिटेशन होगा या वेजिटेशन होगा एक पर्टिकुलर एरिया में, वहीं पर उसके पॉलन यूजुअली मिलेंगे. दो पॉलिनेशन के थ्रू भी होता है बट पॉलिनेशन लिमिटेड होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा, राइट. तो यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन जो है वो एक्साइन में होता है. एक्साइन इज द आउटर लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. पेलिनोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ. तो पेलिनोलॉजी जो है वो किसका वैज्ञानिक अध्ययन है? सीड एंड फ्रूट का, पोलन एंड स्पोर्स का, फंगाई ओनली, या ब्रायोफाइट्स? तो ये तो बहुत सा आसान सा चीज है, जल्दी से सोचिए और जल्दी से सोचकर मुझे इसका करेक्ट आंसर बताइए. तो मैम हमने सोच लिया, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें. इट इज पोलन एंड स्पोर्स. हमको पता है ना मैम कि पोलन एंड स्पोर्स जो हैं उनकी स्टडी को, उनकी साइंटिफिक स्टडी को हम पेलिनोलॉजी कहते हैं, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. द जर्म पोर प्रेजेंट इन अ पोलन ग्रेन सर्व्स एज द साइट फॉर द इमर्जेंस ऑफ. जो जर्म पोर रहता है, अपन ने ऐसा देखा था, ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है. और अगर एक पोलन ऐसा है तो उसमें, जस्ट अ सेकेंड, ये जर्म पोर आप मान लो, ये वाला जो रीजन है ये जर्म पोर है, ठीक है. ये आउटर लेयर एक्साइन है, फिर एक इनर लेयर होगी इंटाइन, ठीक है. उसमें वेजिटेटिव सेल रहेगा, जनरेटिव अलग स्ट्रक्चर है. तो ये जो हिस्सा है आप समझ लो कि जर्म पोर है ये, ठीक है. तो जर्म पोर जो है आपसे पूछा है कि जर्म पोर किस लिए इस्तेमाल होता है. इट सर्व्स एज द साइट फॉर द इमरजेंस ऑफ. यहाँ से क्या इमर्ज होगा ये पूछ रहे हैं, जर्म पोर से क्या इमर्ज होता है? एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, पोलन ट्यूब या वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा ना आपका, वो होगा आपका पोलन ट्यूब. याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो भाई जर्म पोर से ही क्यों पोलन ट्यूब इमर्ज होएगा? क्योंकि जर्म पोर ऐसी लोकेशन है जहां स्पोरोपोलेनिन है नहीं, है ना. अगर स्पोरोपोलेनिन होता तो कुछ इमर्ज हो ही नहीं सकता, वो हार्डेस्ट बायोपॉलीमर है, राइट. सो पोलन ट्यूब जर्मिनेट होता है या इमर्ज होता है फ्रॉम जर्म पोर, ये आपको याद रखना है, ठीक है. ओके चलिए, इजी था ये क्वेश्चन, है ना. अब बात कर लेते हैं, विच टाइप ऑफ अपर्चर इज टिपिकली फाउंड इन द पोलन ग्रेन ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट. ये एक पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हम यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है. ऑलराइट. तो देखिए क्या होता है, अगर आप कॉलपेट की बात करेंगे ना, जहां पे भी आपको शब्द नजर आ रहा है कॉलपेट, ठीक है, तो कॉलपेट इज नथिंग बट इलोंगेटेड फरोज. इलोंगेटेड फरोज, ठीक है. अगर आप बात कर रहे हैं कॉलपेट की, कॉलपेट का क्या मतलब होता है? कॉलपेट का मतलब होता है फरोज, ठीक है. तो अगर आपके जो पोलन ग्रेन है उसमें फरोज हैं, लंबी लंबी फरोज हैं, इलोंगेटेड फरोज हैं, जिनको हम कॉलपेट, कॉलपाई कहेंगे या कॉलपेट आप कह सकते हो, ठीक है. तो जो आपसे पूछा गया है कि डाइकॉट जो होते हैं, डाइकॉट में क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको देखने के लिए मिलता है, या टिपिकल किस टाइप का पोलन ग्रेन देखने के लिए मिलता है? तो ये पूछा गया क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर ट्राई कॉलपेट होगा, यानी 3 इलोंगेटेड फरोज आपको देखने के लिए मिलेंगी. ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है. लेकिन अगर आप बात करते मोनोकॉट की, तो मोनोकॉलपेट होता है, एक सिंगल इलोंगेटेड फरो आपको नजर आएगी आपके मोनोकॉट में. ये आपको याद रखना है, ठीक है. ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. आपकी जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है, टेक्सोनॉमी, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आपको बस इतना अभी यहाँ से समझ लेना है कि जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्राइकॉलपेट होते हैं. कॉलपेट का मतलब नथिंग बट फरोज, ठीक है. तो जो लार्ज इलोंगेटेड फरोज हैं वो 3 संख्या में होती हैं आपके डाइकॉट्स में, यूजुअली मोनोकॉट्स में सिंगल होती है, मोनोकॉलपेट कहते हैं, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं.
Which of the following biological substance is regarded as one of the most chemically resistant organic material known in nature? देखिए इसमें तो सेकंड थॉट भी नहीं देना है, इतना इजी क्वेश्चन है, तो इजीएस्ट है। तो मैम आपने ये यहाँ पे क्यों रखा है? क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है इस तरीके से, तो ये तो ब्लाइंडली आप अब लिख सकते हो, क्योंकि अब मुझे पता है आप सब बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। स्पोरोपोलिन, आई नो ऑल ऑफ यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेरी ग्रेट जॉब। आप सब बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें, बस पार्ट ए को भी साथ साथ तैयार करते जाइएगा और आप सब बहुत 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 अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये मेरा बिलीव है आप सब पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोनिडिया आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, अगर आप कोनिडिया की बात करते हैं तो कोनिडिया को किस तरीके से आप बहुत अच्छा, अगर कोनिडिया को आपको एक्सप्लेन करना है तो इनमें से कौन सा वर्णन सर्वोत्तम है? जो आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस इनसाइड एसाइव, ठीक है, एस्कस के भीतर बनने वाला लैंगिक बीजाणु। ए सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस्ड एक्सटर्नली ऑन कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर पर बाहर रूप से बनने वाले अलैंगिक बीजाणु। या बैक्टीरियल रेस्टिंग स्पोर्स, जीवाणुओं के विश्राम बीजाणु। या प्लांट मेगास्पोर्स, पौधों के मेगास्पोर्स। इसमें से कोनिडिया को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप बात करो तो दिस इज अ फंगल स्पोर, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो फंगल स्पोर हो गया, तो मैम ये तो नहीं हो सकता है ना। ठीक है, अब दो ऑप्शन में से अगर आपको एक्सप्लेन करना हो उसको तो आप क्या कहोगे? यू कैन से दैट इट इज द एसेक्सुअल स्पोर व्हिच इज प्रोड्यूस एक्सटर्नली ऑन द कोनिडियोफोर। ठीक है, ऑलराइट। तो देखो जो स्पेशलाइज्ड फंगल हाइफे होते हैं, स्पेशलाइज्ड फंगल हाइफे जो होते हैं उनको हम कहते हैं कोनिडियोफोर, कोनिडियोफोर। ओके, और कोनिडियोफोर के ऊपर ही क्या होता है? कोनिडिया। ठीक है, तो कोनिडियोफोर जो है ये एक्सटर्नली होते हैं, राइट। सो कोनिडिया इज अ एसेक्सुअल स्पोर जो कि एक्सटर्नली प्रोड्यूस होता है कोनिडियोफोर में। ठीक है, अब कौन सी फंगाई जनरली करती है? तो एस्परजिलस याद रख लीजिए, पेनिसिलियम याद रख लीजिए, बेस्ट एग्जांपल्स हैं, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है ना आपसे। ठीक है, पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है, ये दोनों बहुत सॉरी बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए क्या होगा भाई, क्योंकि ये ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, तो जब ये डिस्पर्स होंगे तो ये फंगाई को जब भी फेवरेबल कंडीशन इनको मिलेगी तो न्यूमरस अमाउंट ऑफ फंगल ऑर्गेनिज्म को ये रीडेवलप कर देंगे। ठीक है, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following bacterial genera is well known for producing highly resistant endospore? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो कौन सा जीवाणु वंश या जीनस अत्यधिक प्रतिरोधी एंडोस्पोर बनाने के लिए प्रसिद्ध है? एस्केरिया या बेसिलस या विब्रियो या नाइसीरिया? इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब आपको पता होने चाहिए कि कुछ जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो ये एंडोस्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंडोस्पोर्स, और ये जो एंडोस्पोर्स होते हैं दे आर हाईली रेजिस्टेंट। ओके, ऑलराइट। अगर आप बेसिलस स्पीशीज की बात करोगे या क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज की बात करोगे, ठीक है, तो ये स्पोर्स बनाते हैं। और ये स्पोर्स कब बनते हैं इसको भी याद रखिए, ये स्पोर्ट तब बनते हैं जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है। कैसी होती है कंडीशन? अनफेवरेबल कंडीशन जब होगी तो स्पोर्स बनते हैं। क्यों बनते हैं? ताकि जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिले तो वापस ये बैक्टीरिया अपने नंबर को इंक्रीज कर सके, क्योंकि बहुत दिन तक डॉर्मेंट स्टेज में रह सकता है। ठीक है, ऑलराइट। तो कभी अगर डेसिकेशन होता है या इन्वायरमेंटल कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम हो जाती हैं तो भी सर्वाइवल का चांस जो है वो इंक्रीज हो जाए, इसके लिए एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा बैसिलस। ओके, सो बैसिलस या क्लॉस्ट्रीडियम होता तो वो भी करेक्ट आंसर था यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रिंसिपल बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंडोस्पोर, क्या फंक्शन है? अभी मैंने आपको बताया, जो बैक्टीरियल एंडोस्पोर है, हमने बेसिलस या क्लॉस्ट्रीडियम या कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बनाते हैं, उसका मेन फंक्शन क्या है मैडम? उसका मेन फंक्शन क्या रिप्रोडक्शन है या फोटोसिंथेसिस है या सर्वाइवल ड्यूरिंग एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन है या नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो मैम ये तो बहुत ईजी है, हम लोग बहुत पढ़े लिखे बच्चे और हम बहुत मेहनत करें इसलिए हमको ब्लाइंडली पता है कि जब भी अभी आपने बताया था कि जब भी एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन होगी, एक्सट्रीमिटी होगी, टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है, डेहिसेंस होगा,
तो अनफेवरेबल कंडीशन हो गई, तो बैक्टीरिया जो है वो एंडोस्पोर बना देगा, और एंडोस्पोर बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब फेवरेबल कंडीशन दोबारा आएगी तो दोबारा वो अपनी संख्या को इंक्रीज कर सके, नंबर को बढ़ा सके। ठीक है, तो ये इजी था। चलिए मैडम आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। In forensic investigations, pollen grains are particularly valuable because क्यों valuable होते हैं pollen grains forensic investigations में, आपसे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ तो मैंने ऑप्शन नहीं रखे, लेकिन आपको बुद्धू बनाने के लिए कई बार पेपर में आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे जो पॉलन ग्रेन की इंपॉर्टेंस बताते हैं, क्यों वैल्यूएबल है पॉलन ग्रेन। और आप अगर ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ते, कई बार अब आपको लगेगा कि मैम हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, मैम हमसे ये गलती नहीं होती, बट बिलीव मी बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले बच्चों से भी कई बार ऐसी गलती हो जाती है, बिकॉज आप एग्जाम प्रेशर में रहते हो वहां पर, है ना। विद नेगेटिव मार्किंग है तो और ज्यादा प्रेशर में दिमाग रहता है, तो काम रहना है, 2 बार क्वेश्चन को एटलीस्ट पढ़ना है। पॉलन ग्रेन कहां पर वैल्यूएबल है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में, क्यों वैल्यूएबल है, ये आंसर पूछ रहा है। तो रैपिडली डिकम्पोज आफ्टर डेथ, आर यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल, कैन इंडिकेट द ज्योग्राफिकल ओरिजिन एंड एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ अ क्राइम सीन, और आर विजिबल ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये तो एलिमिनेट करके भी आप इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि ये ज्योग्राफिकल ओरिजिन और एनवायरमेंटल कंडीशन बताते हैं क्राइम सीन की। मैंने आपको बताया कि एक विशेष प्रकार पॉलन ग्रेन जो है, मतलब प्लांट होगा भाई, वहां पे प्लांट में फ्लावर होगा, फ्लावर में पॉलन प्रोड्यूस हुआ होगा, फ्लावर के एंथर से प्रोड्यूस हुआ होगा, तो फ्लावर होना जरूरी है, फ्लावर प्लांट पे होगा। और जब इनॉर्मस अगर आपको पॉलन ग्रेन बहुत तायत में मिल रहे हैं, तो देखिए पॉलिनेशन से इतनी ज्यादा अमाउंट में आपको नहीं मिलेंगे। इसका मतलब वो प्रजाति का पेड़, विशिष्ट प्रजाति का फूल एक पर्टिकुलर जगह में जहां पाया जाएगा, वो क्राइम सीन हो सकता है। तो इंडिकेट करता है, बिल्कुल करेक्ट नहीं बताता, बट इंडिकेट करता है ज्योग्राफिकल ओरिजिन एंड एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ अ क्राइम सीन को। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Forensic entomology primarily assist investigators in estimating the forensic entomology की मैंने आपसे बात की थी। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें ये सवाल हल हो जाएगा कि forensic entomology है क्या। ठीक है, आपसे पूछा गया कि forensic entomology primarily किस लिए असिस्ट करती है इन्वेस्टिगेटर्स को, क्या एस्टिमेट करने के लिए, ब्लड ग्रुप, टाइम सिंस डेथ और पोस्टमार्टम इंटरवल, कॉज ऑफ पॉइजनिंग या फिंगरप्रिंट पैटर्न, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, कि अगर हम बात करते हैं फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी की, तो फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी क्या किस चीज में असिस्ट करती है इन्वेस्टिगेटर्स को। ठीक है, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका टाइम सिंस डेथ और पोस्टमार्टम इंटरवल, मृत्यु के बाद का समय, जो पीएमआई जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होगा कि जब आप इंसेक्ट्स को, ठीक है, आपने इंसेक्ट्स लिए और इंसेक्ट्स के से होने वाला जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, या आप कह सकते हो इंसेक्ट बायोलॉजी, बेटर, एक ज्यादा बेटर वर्ड है। ठीक है, इसको जब आप अप्लाई करते हो लीगल इन्वेस्टिगेशंस में, तो उसको कहते हैं फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। ठीक है, जब आप इंसेक्ट्स की जो बायोलॉजी है, या इंसेक्ट्स को अगर आप एक एविडेंस की तरह यूज कर रहे हो, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनके एनाटॉमी, उनके डेवलपमेंटल स्टेजेस लाइफ के, उससे अगर आप अपना जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रन कर रहे हो उसके बेसिस पे, तो उस पार्ट ऑफ बायोलॉजी को कहते हैं फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी। ठीक है, तो देखिए आप जो भी एक इंसेक्ट है, फॉर इंस्टेंस अगर वो डेड रिमेन भी है, तो उससे पता चल जाएगा कि कितनी देर पहले इसकी डेथ हुई, किस कंडीशन में किसी इंसेक्ट की डेथ होती है, ये भी जनरली एस्टिमेट किया जा सकता है। ठीक है, उसकी लाइफ साइकिल को कितना टाइम लगता है, ये भी, तो वो लाइफ के जिस स्टेज में उसे पता लगाया जा सकता है कि डेथ कितनी देर पहले हुई होगी। समझ रहे हैं आप बात को। ठीक है, ये उपयोग है फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी के, इस एंटोमोलॉजी का, इसलिए टाइम सिंस डेथ और पोस्टमार्टम इंटरवल पता लगाने के लिए इंसेक्ट्स की सहायता ली जाती है। ठीक है, समझ में आया आपको ये। चलिए नेक्स्ट, विच ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स यूजुअली कॉलोनाइज अ डेड बॉडी फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, मृत शरीर पर सबसे पहले कौन सा कीट समूह आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत जल्दी आपके जो बीटल्स हैं वो लिख देते हैं। ठीक है, ब्लो फ्लाई यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ब्लो फ्लाई को कैसे पहचानते हैं, आपने देखा होगा एक मक्खी जिसके ऊपर का जो रीजन है वो आपको थोड़ा मेटेलिक दिखता है, तो ब्लू कलर का, ब्लूइश ग्रीन कलर का दिखेगा, आप देखिएगा अपने आसपास देखा होगा आपने। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ब्लो फ्लाइज। द ग्रुप ऑफ इंसेक्ट यूजुअली कॉलोनाइजेस अ डेड बॉडी फर्स्ट इज ब्लो फ्लाई। ओके, याद रखेंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।
the scientific discipline that studies insects associated with legal investigations, उसको क्या कहते हैं, हमने अभी पढ़ा था मैम, ये बहुत इजी है, उसको forensic entomology कहते हैं. The scientific discipline that studies insects associated with legal investigation is known as forensic entomology. और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके जो लाइफ साइकिल है उससे प्रिडिक्ट किया जा सकता है डेथ का टाइम. ठीक है, समझ गए. चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है भाई, किस चीज की साइंटिफिक स्टडी है, लीव्स की, ट्री रिंग्स की, पॉलेंस की या सीड की. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, सोचो सोचो. सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ट्री रिंग्स. ओके, ऑलराइट. देखिए ये बात थोड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ट्री रिंग्स की अगर आप बात करते हैं ना, तो ट्री रिंग्स, एनुअल रिंग्स जिनको हम कहते हैं, आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी इसको. ठीक है, तो आपको पता होगा कि भाई एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन होता है, हर साल एक एनुअल रिंग बनती है जिससे ट्री की अपन एज का एस्टिमेशन लगाते थे, जिसको ट्री रिंग यहाँ पे कहा गया है. तो जितने भी वुडन सैंपल्स एसोसिएटेड होते हैं ना क्राइम सीन से, या कोई ऐसा पार्ट मिल गया जिसमें वुड इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वुड इन्वॉल्व है, तो रिंग की स्टडी करके पता चल जाएगा कि भाई ये पेड़ कितना पुराना होगा और इस टाइप के पेड़ जनरली यहाँ पे किस रीजन में पाए जाते हैं. काम वो ही कर रहा है जो आपका एंटोमोलॉजी से हो रहा है. आपको समझ में आया, ग्रोथ रिंग्स को काउंट कर लेंगे. ठीक है, कितनी है, अगर ज्यादा है तो मतलब पेड़ की एज बहुत पुरानी है और इस प्रकार का पेड़ यानी अराउंड कहाँ पर मिलता है, आपको समझ में आया. ठीक है, तो ट्री रिंग्स की साइंटिफिक स्टडी को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं और ये भी एस्टिमेशन के लिए काम आता है of the crime scene. ठीक है, so dendrochronology is most useful in forensic sciences for the DNA profiling, age determination of wooden evidence, blood group identification और toxicological analysis. मैम this is the easiest, the age determination of wooden evidence, क्योंकि जो आपकी एनुअल रिंग्स होती है ना ट्री पर, एनुअल रिंग्स जो होती है प्लांट की या ट्री की, वो बेसिकली क्या बताती है, एज ऑफ प्लांट. ठीक है, तो अब अगर ज्यादा नंबर ऑफ, मान लीजिए आपके पास 2 सैंपल्स हैं और अब एक सैंपल है जो आपका उसमें 5 रिंग्स हैं, एक में 3. ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे प्लांट हैं जिन जो लगभग 5 से 3 साल पुराने पौधे जिस जगह पे मिलते हैं वो क्राइम सीन हो सकता है. ठीक है, आपको समझ में आया. तो आपके जो वुडन एविडेंस है उनके एज डिटर्मिनेशन के लिए, या साथ में मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है बॉडी के साथ, ठीक है, तो उससे भी पता चल जाएगा कि भाई कितने दिन पहले इस बॉडी को यहाँ ब्यूरी किया होगा, क्योंकि एज पता चल जाएगी वुड की. ठीक है, उसके बाद उसके स्टेट से, कंडीशन से पता चल जाएगा कि कितना टाइम हो गया है. ओके, समझ में आया आपको. सो दैट्स अबाउट डेंड्रोक्रोनोलॉजी, राइट. एंड दिस वाज अबाउट टुडेज क्लास. इन टुडेज क्लास वी हैव कवर्ड गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस और ये सारे क्वेश्चंस थे आपके स्पर्मेटोजोआ, ल्यूकोसाइट, स्पोर्स एंड पॉलन, साथ में डेंड्रोक्रोनोलॉजी और फोरेंसिक एंटोमोलॉजी का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन से. ठीक है, ओके, इसके बाद हम बायोलॉजिकल फ्लूइड्स पर जाएंगे जहाँ पे हम ब्लड, सीमन ये सब देखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का, उसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा. और जैसे कि मैंने आपको बताया, यदि आप चाहें तो आप यूनिट 1 के नोट्स खरीद सकते हैं जस्ट ₹100. कैसे खरीदा है मैंने वो भी आपको बता दिया. जो ग्रुप है उसमें आप टेक्स्ट नहीं कर पाएंगे, यू हैव टू डीएम मी विद जस्ट यूनिट 1 बायोलॉजी नोट्स. ठीक है, आपको समझ में आया. एंड देन यू हैव टू पे ₹100 एंड यू विल गेट द नोट्स. ठीक है, चलिए, तो प्लीज अपना वैल्यूएबल फीडबैक दीजिएगा. आपको पढ़ के मजा आया, फ्रीक्वेंसी में जो डेवलपमेंट है, जैसे मैंने कहा था कि एक दिन छोड़कर एक दिन मैं वीडियोस अपलोड करूंगी, वो मैं फॉलो कर रही हूँ. तो आपका जो भी फीडबैक है, आपके जो भी वैल्यूएबल सजेशन है, आप कमेंट्स के माध्यम से प्लीज हमें देने का प्रयास करें. एंड आई एम नॉट गोइंग टू कंडक्ट एनी क्लासेस फॉर केमिस्ट्री. आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो वो मैंने यहाँ पे रिजॉल्व कर दिया. तो यदि आपके कोई फ्रेंड्स भी तैयारी कर रहे हैं और उनको आवश्यकता है पढ़ने की, ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये एक अच्छा ऑप्शन उनके लिए हो सकता है. यदि आपको लगे तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर वैल्यूएबल फीडबैक एंड आई होप द सीरीज इज हेल्पिंग यू ऑल विथ योर प्रिपरेशंस. सो कीप हसलिंग, कीप ग्रोइंग एंड मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इस बार आपको सिलेक्शन लेना है. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए. नमस्कार.